महकती हुई फिजाओं को सलाम। या नबी आपकी महकती हुई फिजाओं को सलाम। आपको और आपकी यार को सलाम। वाह, प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संसद के सत्र का पहला दिन है। देश की जनता को आपकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। क्या आज संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी? जी हाँ, हमारी सरकार जनहित के लिए ही जानी जाती है। यह एक कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी सरकार है। आज के इस सत्र में जनहित के बहुत से मुद्दों एवं कानूनों पर अवश्य चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी, भारतीय सीमा पर पाकिस्तान बार-बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस विषय पर आपकी सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, पाकिस्तान बार-बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस विषय में हमने उन्हें कई बार चेतावनी भी दे दी और उनके ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें करारा जवाब भी दिया है। यदि पाकिस्तान इसके बावजूद बाज नहीं आता तो हमारी सेना ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। नो मोर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, भारतीय रुपए का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मुझे लगता है आपकी सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जी हाँ, मुझे इस बात की हैरानी है कि मुझे आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न हास्यास्पद लग रहा है। रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से विकसित देश भी सदमे में पड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत एक विश्व शक्ति के रूप में विश्व मानचित्र पर देखिए पुनीत, अभी हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष तराना जी भी आने ही वाली है, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को संसद भवन की पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तराना जी, आज संसद के सत्र का पहला दिन है। आज के विषय को लेकर चर्चा होगी। जी हाँ, आज संसद का सत्र लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। सरकार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों का ध्यान हटाकर विकास को पीछे छोड़कर अपने ही गुणगान में व्यस्त है। आज हम सरकार से देश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जैसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, आज संसद के सत्र के पहले दिन में युवा संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने की बात कही गई है। तो दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में दर्शाया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तराना जी ने भी सरकार को घेरने की बात कही है। आइए देखें राष्ट्रीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बांग्ला के युवा महामहिम राष्ट्रपति महोदया पधार रहे हैं। President, Honorable Prime Minister of the session of Youth Parliament, Leader of Opposition, Honorable Member of Parliament and members, welcome to you for coming to this session of Parliament. I request Your Excellency the President to allow the Parliament to function. धन्यवाद। संसद के सत्र में संसद के सभी माननीय सदस्य, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप संसद की गरिमा को बनाते हुए संसद की कार्यवाही को भारतीय संविधान के नियमानुसार सुचारू रूप से चलाएंगे।
मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Madam. Now I want to request the President again to administer the oath to the newly elected member of Youth Parliament, Ms. Namrata Sharma from Vikas Nagar seat. क्या आप ओथ लेंगे या अफर्मेशन? और विच लैंग्वेज डू यू वांट? हिंदी। मैं नम्रता शर्मा जो युवा संसद के सदस्य के रूप में विकास नगर क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। धन्यवाद। Thank you, Honorable Madam. I express my thanks to you for coming to this session of Parliament. Please take your seat. I want to tell you with very sad heart that the Honorable ex-CM of Himachal Pradesh, Shri Veerbhadra Singh Ji, former Minister Narendra Baragta, former Minister Shri Shujan Singh Pathania Ji, Member of Parliament Ram Swarup Sharma Ji, Member of Legislative Assembly Mastram Ji are no more with us. Parliament condoles to death of them. My request to the respected Prime Minister and Leader of Opposition that they pay tribute to them by offering flowers. And I request all the respective members to stand on their respective places for silence. Please sit down. सेक्रेटरी पार्लियामेंट, इन दिवंगत नेताओं के परिजनों को शोक संदेश युवा संसद की तरफ से भेज दिया जाए। Yes, ma'am. I not only hope, but I have full faith that you will maintain the dignity of Parliament and complete the proceeding of Parliament as per rules. अब प्रश्नकाल आरंभ किया जाता है। मेरा निवेदन है विपक्ष की नेता तराना जी से कि वह अपना प्रश्न संख्या 512 क्रम संख्या 1 माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महोदया, मेरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। सरकार इस विषय में मौन क्यों है? सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदया। नेता प्रतिपक्ष की सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, सरकार महंगाई को रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। वे सख्त से सख्त कदम उठा रही है जिससे महंगाई को काबू में किया जा सके। रही बात खाद्य पदार्थों की, तो हमारी सरकार पीडीएस प्रणाली द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड धारक को सस्ती दामों में उच्च गुणवत्ता का राशन मुहैया करवाती है। हमारी सरकार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के प्रति प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हैं।
Any supplementary question? यस मैम। महोदय, इसकी क्या गारंटी है कि पीडीएस द्वारा दिया जाने वाला राशन उच्च गुणवत्ता का है? आज उच्च मूल्यों की दुकानों पर तेल एवं खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महोदया, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि उचित मूल्यों की दुकानों में मिलने वाला राशन अवश्य ही उच्च गुणवत्ता का होता है। सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस विषय पर गहनता से कार्य कर रहा है और मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य ही संतुष्ट होंगी। अब मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष की सदस्य यामिनी जी से कि वे अपना प्रश्न संख्या 661 क्रम संख्या 2 माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछें। Thank you, Speaker ma'am. My question is for Defence Minister. People in Jammu and Kashmir are horrified by terrorist attack. What action your government has taken on the safety of the people? Are they all safe on the country? Our relationship with China is not good. Our conflict with China army in Galwan Valley is becoming a great issue, on which our army is also affected. Can you tell us how can our defense tackle them at same time? माननीय रक्षा मंत्री जी। Thank you, Speaker ma'am. As we all know, the people in Jammu and Kashmir are horrified by the terrorist attack. Keeping in the view the safety of the people, we have deployed one army contingent there. We have also strengthened our defense system and we have built a strong relation with Russia. And we are sure that they will definitely help us to solve this matter. And our Prime Minister has also made the proposal among the UNO regarding this subject. I hope you all are satisfied with my answer. Thank you. अब मेरा निवेदन है विपक्ष की माननीय सदस्य कार्तिक जी से कि वे अपना प्रश्न संख्या 619 क्रम संख्या 3 माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछें। धन्यवाद महोदया। मेरा प्रश्न मैं ही नहीं अपितु पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कोरोना से पीड़ित मृत व्यक्तियों पर हुए अनाथ बच्चों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य का खर्चा सरकार देगी, परंतु इस धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देश में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिताओं ने अपनी जान गंवाई है और आपकी सरकार तो बस ये कहते नहीं थकती कि हमने ये किया, हमने वो किया। कृपया सदन में इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। शुक्रिया मोहतरमा। काबिल-ए-एहतराम विपक्ष के सदस्य द्वारा कोरोना की मुद्दत में यानी दौर में सरकार के कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, इसलिए मैं आपके जरिए सदन में मौजूद हर एक सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में इंसानियत के सामने खड़ा हुआ है। इससे पहले स्वतंत्र भारत की किसी भी सरकार ने ऐसी महामारी का सामना नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर एक व्यक्ति तक दवाइयाँ और इस बात से तो लगभग सभी ही वाकिफ होंगे कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस महामारी से निपटने के जहाँ तक आपका प्रश्न कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों से है, तो मैं आपको इस बात की मालूमात दे दूं कि उन सभी बच्चों के लिए भारत सरकार ने अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी है। उन सभी बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को चलाया गया है। इस योजना के तहत उन सभी यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी और साथ ही साथ 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सब लोग मेरे द्वारा दिए गए जवाब से मुतमईन होंगे। शुक्रिया। मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष की माननीय सदस्य लीलाक्षी जी से कि वे अपना प्रश्न संख्या 690 क्रम संख्या 4 माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछें। धन्यवाद महोदया। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि भारत में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों द्वारा राज्य में मांग की जा रही है। साथ ही साथ कई राज्यों में आंदोलन भी किए जा रहे हैं। महोदया, कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कर्मचारियों को 30-35 वर्ष सरकारी क्षेत्र में सेवा देने के पश्चात उन्हें बुढ़ापे के समय सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का दायित्व भी है और साथ ही साथ कर्मचारियों का हक भी। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
बुढ़ापे के समय सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन अति आवश्यक है। स्पीकर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज प्रोफेसर के रूप में सेवा देने वाले हम हिमाचल प्रदेश के श्री कन्हैया लाल सैनी जी मात्र 5100 रुपए ले रहे हैं। यह एक कर्मचारी के साथ केवल एक भद्दा मजाक है। हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और गुजरात में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। अब गेंद आपके पाले में है। इस विषय में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। यह देश के कर्मचारियों का प्रमुख मुद्दा है। जब 2003 में यह स्कीम लागू हुई थी तब इसके बहुत से फायदे गिनाए गए थे, परंतु 2010 में जब यह स्कीम जब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होनी शुरू हुई तो इस विषय में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। सरकार प्राइवेट कंपनियों को अधिक फायदा दे रही है। सरकार पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। थैंक्स स्पीकर मैम, पुरानी पेंशन बहाली के लिए भले ही आज देश भर में आंदोलन हो रहे हों, परंतु मैं इस सदन को स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी सरकार इस विषय में बहुत ही गंभीर है। हमारी सरकार कर्मचारियों की हमेशा ही हितैषी रही है। हमें मालूम है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हाल ही में हमने कर्मचारियों के हित के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि होगी। जहां तक बात रही पुरानी पेंशन बहाली की, तो इसके लिए हमने सरकार के स्तर पर कमेटी का गठन कर दिया है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है, हमारी सरकार इसे लागू करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर भरसक प्रयास करेगी। धन्यवाद। अब शून्यकाल आरंभ किया जाता है। मेरा निवेदन रहेगा विपक्ष के माननीय सदस्य पुष्पा गुलेरिया जी से कि वे अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद महोदया। मैं युवा संसद का ध्यान देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहती हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी देश को बताएं कि देश में रातों रात नोटबंदी करने की क्या आवश्यकता थी। ये देश आपसे जानना चाहता है और आपकी सरकार यह बात कहते नहीं थकती कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा और सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप कब तक देश के लोगों को इस तरह गुमराह करते रहेंगे। भारत देश को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था और एक और हम भारत को विश्व शक्ति बनाने के सपने देख रहे हैं। रुपया प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वित्त मंत्री जी इस बारे में सदन में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। एक व्यक्ति जो भारत के बैंक से लोन लेकर इंग्लैंड में बैठा है, नाम है जिसका विजय माल्या, नाम है जिसका विजय माल्या। देश से उसने सारा खा लिया, देश से उसने सारा खा लिया। सरकार बजाती खाली तालियां, सरकार बजाती खाली तालियां। और दूसरी ओर आपने जीएसटी नाम का गब्बर सिंह टैक्स जनता को लूटने के लिए लगाया है। इस विषय पर भी वित्त मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। विपक्ष की माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न कि नोटबंदी करने का क्या कारण था, तो मैं बताना चाहूंगी कि देश के भ्रष्टाचारियों द्वारा काला धन जमा करना शुरू कर दिया गया था, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक था। जहां तक रही विदेशों से काला धन वापस लाने की बात, तो देश के काला बाजारियों द्वारा विदेशों में काला धन रखकर देश को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया गया है। हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि यदि विदेशों से काला धन वास्तव में ही वापस आ जाए तो प्रत्येक भारतवासी के खाते में 15-15 लाख आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से विकसित देश भी सदमे में पड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत एक विश्व शक्ति के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरेगा। जहां तक रही विजय माल्या को पकड़ने की बात, तो उसे पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने ब्रिटेन के साथ प्रत्यार्पण संधि कर दी है। इस संधि के तहत विजय माल्या को देश लाकर उसको दिया हुआ ऋण वसूला जाएगा। हमने पूरे देश में एक कर प्रणाली एक देश के तहत जीएसटी प्रणाली को लागू किया है। इससे पुराने सभी करों को समाप्त करके सभी वस्तुओं पर एक समान कर लगाया गया है, जिसमें SGST व CGST आदि शामिल है।
इससे देश के नागरिकों को जगह जगह कर देने के बजाय एक जगह कर देकर फायदा ही हुआ है। आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत होंगे। धन्यवाद। आज संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष पधार रहे हैं। Please take your seat. संसद के सत्र के दूसरे दिन आप सभी का पुनः स्वागत है। संसद की कार्यवाही आरंभ की जाती है। मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष की माननीय सदस्य लीलाक्षी जी से कि वे अपना प्रश्न संख्या 309 क्रम संख्या 5 माननीय कृषि मंत्री जी से पूछें। धन्यवाद महोदया। ना मस्जिद की बात हो न शिवालय की बात, ना मस्जिद की बात हो न शिवालय की बात, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात। मेरी नींद की दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद की दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद की दिक्कत तो सीमा पर मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है, मेरी नींद की दिक्कत तो सीमा पर मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से किसानों की बढ़ती हुई समस्याएं तथा आत्महत्या के बढ़ते हुए मामलों के विषय में कृषि मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि किसानों की बढ़ती हुई समस्याओं के लिए सरकार क्या कर रही है, बढ़ती हुई आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए क्या नीतियाँ बनाई जा रही है। धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि हमने किसानों के विकास के लिए और आत्महत्या को रोकने के लिए भविष्य में योजना बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही किसानों के कर्ज की, इस बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है। किसानों की आय भी 5 वर्ष के अंदर दुगनी कर दी जाएगी। हम किसानों को उन्नत किस्म के बीज और आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, ऋण माफी जैसी अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है। परंतु अगर फिर भी कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो हमारी सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करेगी। हमारी सरकार पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। महोदया, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि उस मृत व्यक्ति की जान की कीमत 1 लाख रुपए है? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उस मृत व्यक्ति की जान की कीमत 1 लाख रुपए है, परंतु उस दुख भरी घड़ी में कुछ राशि देकर उस परिवार को एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। धन्यवाद। अरे किसानों के परिश्रम पर राजनीति करने वालों, जरा कभी लहराती हुई फसल पर नजर उठा कर तो देखो। मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष की माननीय सदस्य इशिता जी से कि वह अपना प्रश्न संख्या 331 क्रम संख्या 6 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछें। जब तलवारें फूलों पर जबूर अजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है, कुछ नहीं बहुत कुछ गलत है। माननीय अध्यक्षा महोदया जी, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आए दिनों महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।
मेरे विपक्ष के साथी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, तो मैं विपक्ष के साथी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर है। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कानून बनाया है। महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार ने मेरी लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं बनाई है तथा महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण जैसी योजना भी बनाई है तथा बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। महोदया, ये कैमरे चलते भी हैं या केवल शोपीस के लिए लगाए गए हैं? क्या इसमें रिकॉर्डिंग की चेकिंग भी की जाती है? जी हाँ महोदया, ये सीसीटीवी कैमरे चलते भी हैं और समय समय पर इनकी चेकिंग भी की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तथा महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनाई गई है तथा बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने लोन की व्यवस्था भी की गई है। आशा करती हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत होंगे। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जापान की संसद की मिस किम जिनी व रूस की संसद की भारतीय मूल की तमन्ना भाटिया जी आ रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया उनका स्वागत करें। In this session of Youth Parliament, our guest Ms. Kim Jini and Tamanna Bhatia ji, we hope that you will like the system of Youth Parliament. I request Ms. Kim Jini to deliver your speech. Konnichiwa, namaste. Sabeteni, Japan, Hate Jante, Changchache, Hajin Haiweta, Dusi Tanga, Japan, Chuan Chachin, Shangtai, Manching Shanta, India, Yanchimai, Japan, Jonchi, Parliament System, Changche, Quinchi. Din Yashiel, Hajin Dusi Tanga, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। arigatou gozaimashita। Thank you, Ms. Kim Jini. Now we move to Legislative Business Education Minister to introduce the new Education Policy Amendment Bill 2022. धन्यवाद महोदया। मुझे युवा संसद में शिक्षा संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। भारत की शिक्षा नीति में बदलाव के लिए भारत सरकार द्वारा नया शिक्षा नीति बिल 2020 में पारित किया गया। आज मैं युवा संसद के माध्यम से उस शिक्षा नीति में किए गए संशोधन के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। शिक्षा नीति में यह संशोधन छात्रों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा है, शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के जीवन में तो यह लोकतंत्र का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मानव को इन सब से ऊपर उठाती है।
Education is the most powerful weapon by which you can change the world. The education system of India is lagging behind over the world education system. To tackle this problem, the Indian government introducing a new Education Amendment Policy Bill 2022. The new NEP is based on 4 pillars, which are access, equity, quality and accountability. In this policy, there will be a 5+3+3+4 structure, which comprise the 12 year of schools and 3 year of Anganwadi and preschool, replacing a 10+2 structure. The bachelor degree multidisciplinary by allowing the students their own choice of whether they want 1 year, 2 year, 3 year or 4 year course depending upon long course they study. They will be awarded certificate, diploma and degree. भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया और अब लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए। The main principle of education policy are increasing the literacy and enrollment rate in the country. The government of India felt need of a new education policy. It replaced the previous education policy, which is introduced in 1986. The bill provides more efficient implementation or uniform curriculum to entire country. मुझे लगता है मेरे द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव से सदन के सभी सदस्य भली भांति अवगत हुए होंगे। शिक्षा नीति में यह संशोधन विधेयक भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है, यह मुझे उम्मीद है। धन्यवाद महोदय। अब विधेयक पर क्या कोई विधेयक के विषय में चर्चा करना चाहता है? यस मैम। स्पीकर मैम, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। यस। अरे वाह, ये अच्छी शिक्षा नीति है जहाँ अमीरों के बच्चे विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा ग्रहण करेंगे और गरीबों के बच्चे मातृभाषा में ही अपनी शिक्षा प्रारंभ करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी। थैंक यू स्पीकर मैम। मैं विपक्ष की माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को उनके सीखने के स्तर पर नजर रखते हुए औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों को पढ़ाई के बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदया, बच्चों का विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना कोई आज की बात नहीं है। कई सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। कई सरकारें आई और चली गई, परंतु यह एक चर्चा का विषय ही बनकर रह गया। भारत के शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए और बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए भारत में यह शिक्षा नीति एक अहम बदलाव लाएगी, जिससे बच्चे विदेशों का आकर्षण छोड़ अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे। धन्यवाद। महोदया, मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अनुमति है। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। क्या आप आज के युवाओं को पाषाण युग की ओर ले जाना चाहते हैं? मुझे आपकी शिक्षा नीति से ऐसा ही अवगत हो रहा है। दुनिया आज चांद और मंगल पर जीवन जीने की बात करती है, परंतु आपकी इस शिक्षा नीति से मुझे रूढ़िवाद की बू आ रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। मैं विपक्ष के माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि यह कोई पाषाण युग नहीं है, 21वीं सदी चल रही है। आज के शिक्षा स्तर को देखते हुए शिक्षा नीति में यह बदलाव एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। दुनिया आज हर गतिविधि में आगे चल रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण किए बिना आप कभी भी चांद और मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच सकते। यह कोई रूढ़िवादी नहीं बल्कि देश का भविष्य है। उच्च शिक्षा नीति देश के उज्जवल और कल्याणकारी भविष्य को सुनिश्चित करती है। धन्यवाद महोदय। मैडम स्पीकर, मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ। यस। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। यह सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। शिक्षा नीति में यह बदलाव निस्संदेह ही देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। शिक्षा हर बच्चे
बच्चे का आधार है और हर बच्चे को शिक्षा का मिलना अनिवार्य है। शिक्षा नीति में यह संशोधन बच्चों में शिक्षा उजागर करेगी और यह उनकी दिलचस्पी को दोगुना कर देगी। मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति अवश्य ही देश को उन्नति की राह पर ले जाएगा। धन्यवाद। Those who are in favor say aye. And those who are not in favor say no. Okay, I think yes I have it, yes I have it, yes I have it. मुझे लगता है ये विधेयक बहुमत के साथ सदन से पास हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष तराना जी से कि वह अपना प्रश्न संख्या 608 क्रम संख्या 8 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा ने एक लड़के से प्यार किया। उसने समाज एवं अपने माता पिता की सारी बंदिशों को लांघ कर उससे बेपनाह प्यार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? केवल मौत। वो भी ना जाने उस दरिंदे ने उसके कितने टुकड़े कर दिए। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करने से पहले किसी को अपने दोस्त की पूरी जानकारी हासिल कर देनी चाहिए। अपने माता पिता व बड़ों की सलाह को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे प्यार करते हैं उनका अक्सर अंजाम बुरा ही सिद्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि प्रत्येक 11 मिनट में महिलाओं की हत्या हो जाती है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सरकार इस विषय पे अपना स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। थैंक यू स्पीकर मैम। पिछले कुछ दिनों पहले श्रद्धा आफ्ताब के साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी के सामने बताना चाहती हूँ। भागो मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। भागो मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। स्वर्ण मृग के
करना चाहती हूँ। Yes. There is another issue on the safety of the Indian girls from love jihad. Recently, the case of Indian girl Shraddha Aftab is becoming very painful to all. There was heartbreaking news. You talk about all over the world conditions. Here, girls are not safe in their own country. What steps have been taken by your government in this regard? Speaker ma'am, I also want to say something about this matter. Yes. Our whole country is passing through a painful time due to the death of Shraddha Aftab. Along the security of entire country, we have also taken the several steps for the safety of girls. In the matter of love jihad case, our government is also taking the action. Thank you. अब मेरा निवेदन रहेगा नेता पक्ष के माननीय सदस्य पुनीत जी से कि वह अपना प्रश्न संख्या 157 क्रम संख्या 5 माननीय रेल मंत्री जी से पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न माननीय रेल मंत्री जी से है कि मेरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के समय की 2 रेल लाइनें हैं, एक कालका से शिमला, दूसरी पठानकोट से जोगिंद्रनगर। महोदया, कई सरकारें आई और गई, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि कालका शिमला रेल लाइन को रामपुर से होते हुए किन्नौर व भारतीय सीमा तक ले जाया जाए तथा दूसरी रेल लाइन को मंडी, कुल्लू व लाहौल होते हुए भारतीय सीमा तक ले जाया जाए। ये दोनों रेल लाइनें सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के रेलवे की विस्तारीकरण के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। मैं सदन के माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर रेलवे की मुख्यतः 2 रेल लाइनें हैं, जिसमें कि एक कालका से शिमला जो कि 96 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली और दूसरी पठानकोट से जोगिंद्रनगर जो कि 152 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली रेलवे ट्रैक है। और जैसे कि माननीय सदस्य जी का भी कहना है कि दूसरी रेल लाइन को जोगिंद्रनगर से होते हुए कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति होते हुए भारतीय सीमा तक ले जाया जाए, तो इस बारे में भी हमारी सरकार अभी कार्य कर रही है और रेल मंत्रालय ने भी दोनों ही विभाग के अधिकारियों के द्वारा नैरो गेज की लंबाई 35 किलोमीटर तक और ब्रॉड गेज की लंबाई 42 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए टोकन मनी के रूप में 50-50 करोड़ रुपए डाल दिए हैं और जल्द ही इन रेल लाइनों का विस्तारीकरण भी किया जाएगा, क्योंकि ये रेल लाइनें सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है और सरकार भी इस विषय में अति संवेदनशील है। तो मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत होंगे। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा नेता विपक्ष तराना जी से कि वह अपना प्रश्न संख्या 129 क्रम संख्या 10 माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मेरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि पाकिस्तान के द्वारा बार-बार भारतीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इस प्रकार से है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 2140 बार, साल 2019 में 3480 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और वहीं साल 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जो कि पिछले 18 वर्षों में सबसे अधिक था। इस नापाक हरकत के कारण 36 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हो गए। सरकार इस विषय पे अपना स्पष्टीकरण दे। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदया। जी हाँ, पाकिस्तान बार-बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस विषय में हमने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी। जो आंकड़े आपने बताए वे बेशक सही है, परंतु भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उनके ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आपने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ दिया है।
तो पाकिस्तान को स्पष्ट कर देता हूँ कि तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अगर बात रही तो अब हम उन्हें अपने महोदय, आप तू साइलेंस हो गया। लोगों को Please maintain the decorum of the house. इस विषय में Please silence, sit down. हम आपकी इस बात Mr. से Rana, सहमत नहीं हैं। please sit down. महोदया, विपक्ष द्वारा Please पूरी sit तरह से down. सदन को गुमराह किया जा रहा है। महोदया, विपक्ष द्वारा पूरी तरह सदन को गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष के इस असहयोगपूर्वक रवैये के कारण संसद की कार्यवाही आज सुचारू रूप से नहीं चल सकी, परंतु फिर भी संसद के इस सत्र में 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित किए गए, 10 विधेयक प्रस्तुत किए गए और जिसमें से 8 विधेयक बहुमत के साथ सदन से पास हो गए और 2 को विपक्ष की असंतुष्टि के कारण रद्द भी करना पड़ा। प्रश्नकाल में विपक्ष के द्वारा 107 प्रश्न पूछे गए, जिसमें पक्ष द्वारा पूर्ण रूप से उनका उत्तर भी दिया गया। संसद की कार्यवाही 2 दिन तक शांतिपूर्वक चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष का दोनों की अहम भूमिका रही। अब संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।